सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन बहुत क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। लगभग हमने जो नोट्स बनाए हैं बहुत छाँट छाँट के कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखे हैं। तो ये 4 पेजों में बना है, ठीक है। 4 पेज अगर तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन फंसेगा नहीं हमारा, ठीक है। तो हम देखते हैं। पहले सबसे पहले देखो, राजा राम मोहन राय तो अग्रदूत ही हैं सुधारों के, ठीक है। राजा राम मोहन राय तो इनका अगर जीवन काल देखें 1772 से 1833 तक चला था जीवन काल। इन्होंने ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 में, डेट काफ़ी है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में की थी, ठीक है। तो इनकी 2 पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट। एक है एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार 1809 में लिखा इन्होंने। ये भाषा कौन थी इसकी? फारसी भाषा थी, ये इंपॉर्टेंट है। पहली पुस्तक था एकेश्वरवादियों को उपहार 1809 में लिखी फारसी भाषा में। दूसरा था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में लिखी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस दूसरी पुस्तक है। तो अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा बनाया था, ठीक है। अगस्त 1828 वही 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा, यही आगे चल के ब्रह्म समाज बन गया था, ठीक है। आगे चल के ब्रह्म समाज बन गया। तो ब्रह्म समाज किसका विरोध करता था? ये बहुदेवाद का विरोध करता था। ये बहुदेवाद, मूर्त पूजा, बाल विवाह, छुआछूत, अंधविश्वास, बहुपत्नी, सती प्रथा, जातिगत भेदभाव, इन सब का विद्रोह करता था, मतलब विरोध करता था। किसका? बहुदेवाद, मूर्त पूजा, बाल विवाह, छुआछूत, अंधविश्वास, बहुपत्नी, सती प्रथा, जातिगत भेदभाव। और समर्थन किसका करता था कि ये होना चाहिए विधवा विवाह, बंगला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार, नैतिकता पर बल, कर्मफल में विश्वास, सर्वधर्म संभाव, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ये इसका समर्थन करता था। विधवा विवाह का, बंगला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का, नैतिकता पर बल देना, कर्मफल पर विश्वास करना, सर्वधर्म संभाव पर विश्वास करना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, क्योंकि मूर्त पूजा के विरोधी थे, ठीक है। बहुदेवाद के विरोध करते थे। इनके कार्य थे, इन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर सिद्ध किया कि सती प्रथा गलत है, सती प्रथा नहीं करना चाहिए। इनके अथक प्रयास से 1829 में विलियम बेंटिंक ने इसे गैर कानूनी घोषित किया था। 1829 में विलियम बेंटिंक ने इसे क्या किया? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। इन्होंने शास्त्रों का उदाहरण दिया, उसमें बताया कि इसको कहीं नहीं प्रमाणित किया गया सती प्रथा को। स्त्री हैं तो उन्होंने मांग रखी, क्या संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, विधवा का विवाह होना चाहिए, बहुपत्नी विवाह को गैर कानूनी किया जाए, इन्होंने ये मांग रखी थी। 1817 में डेविड हेयर की सहायता की इन्होंने, जिससे हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। हिंदू कॉलेज की स्थापना में इन्होंने 1817 में डेविड हेयर की सहायता की थी। 1817 में इन्होंने अपने खर्चे पर कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला, ठीक है। 1825 में वेदांत कॉलेज खोला, 1825 में वेदांत कॉलेज खोला। तो देखो 1817 में डेविड हेयर की सहायता की, किस कार्य में? हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर की सहायता की। 1817 में अपने खर्चे पर कलकत्ता में एक अंग्रेजी कॉलेज खोला। 1825 में वेदांत कॉलेज खोला। पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के कट्टर समर्थक थे। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करो, इसके कट्टर समर्थक थे। इनके समर्थक देखें, डेविड हेयर थे, अलेक्जेंडर डफ थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, पीके टैगोर, चंद्रशेखर देव और ताराचंद्र चक्रवर्ती इनके समर्थक थे। अब देवेंद्रनाथ टैगोर देखें, इनका जीवन काल 1817 से 1905 रहा। जब इनका देहांत हो गया 1833 में राजा राम मोहन राय का, तब ब्रह्म समाज समझो बिखर गया था। उसको संभाला किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। तो 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। 1842 में ये ब्रह्म समाज में शामिल हुए, ठीक है। ब्रह्म समाज में शामिल हुए। तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, गठन इसका 1839 में, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा के सदस्य थे, जिसका गठन 1839 में हुआ था। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करते थे ये देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करते थे। अब ईश्वरचंद्र विद्यासागर एवं अश्विनी कुमार दत्त जैसे विचारक इनसे जुड़े। जब ये जुड़े तो इन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर, अश्विनी कुमार दत्त जैसे विचारकों को जोड़ा, ठीक है। 1858 में केशवचंद्र सेन भी इससे जुड़ गए, ठीक है। ये इनका जीवन काल है केशवचंद्र सेन का 1838 से 1884। ये 1858 में केशवचंद्र सेन भी जुड़ गए। 1865 में आचार्य की पदवी सेन को बर्खास्त कर दिया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कुछ मनमुटाव हो गया था तो 1865 में इनको आचार्य बनाया था ब्रह्म समाज का, और 1865 में इनको आचार्य के पद से बर्खास्त कर दिया। फिर केशवचंद्र सेन ने क्या किया? 1867 में भारतीय ब्रह्म समाज बनाया, जिसको नव विधान ब्रह्म समाज भी कहते हैं। जब ये बर्खास्त हो गए वहाँ से तो 1867 में भारतीय ब्रह्म समाज बनाया, जिसे नव विधान ब्रह्म समाज भी कहते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज नाम रख लिया। ब्रह्म समाज का क्या नाम रख लिया? आदि ब्रह्म समाज रख लिया, जो, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद प्रार्थना समाज देखिए, प्रार्थना समाज ये 1867 में स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में।
1867 में आत्माराम पांडुरंग कौन थे, इसको सब बनाने वाले आत्माराम पांडुरंग ने बनाया था। केशवचंद्र सेन के सहयोग से बनाया था और बम्बई में बनाया था। कहाँ बनाया था, बम्बई में। 1849 में परमहंस सभा थी, महाराष्ट्र में बनी थी। 1849 में परमहंस महासभा बनी थी महाराष्ट्र में, और ये 1860 में विघटित हो गई थी, और 1867 में ही इसी का नाम क्या रखा गया, प्रार्थना समाज बनाया इसको आत्माराम पांडुरंग ने केशवचंद्र सेन के सहयोग से। इसमें सहभागिता कौन थी, गोविंद रनाडे थे 1842 से 1901, आरजी भंडारकर थे, ये सब सहभागी थे इसके, गोविंद रनाडे और आरजी भंडारकर। इन्होंने क्या किया, धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया था। तो प्रार्थना समाज का कार्य क्या था, धार्मिक सुधारों की अपेक्षा इन्होंने सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया था। ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन ये चला था 1826 से 1831 तक। हिंदू कॉलेज में अध्यापक रहे ना, हिंदू 1826 से 1831 तक चला ये। हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक रहे। आंग्ल भारतीय हेनरी विनियम डेरोजियो ने शुरू किया था। हेनरी विनियम डेरोजियो ने शुरू किया था, इसके प्रवर्तक थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा था। इसको यंग बंगाल आंदोलन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आधुनिक सभ्यता का जनक कहा कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कौन है, ये यंग बंगाल आंदोलन है। इसका वही आंग्ल भारतीय हेनरी विनियम डेरोजियो है प्रवर्तक। ठीक है, याद रखना। 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक रहे। ठीक है। फिर आ जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। देखो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो इन्होंने बहुत समाज सुधार किए। ठीक है, सामाजिक सुधार कार्य किए। जैसे इन्होंने 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे। 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे। संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी। गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन हेतु प्रोत्साहित किया। संस्कृत पढ़ने हेतु बंगला भाषा में वर्णमाला लिखी। ठीक है। विधवा विवाह हेतु सशक्त आंदोलन चलाया। लगभग 35 बालिका विद्यालयों से संबंध रहे। ये बालिका विद्यालयों से क्या गया है, संबंध रहे। 1849 में स्थापित बेथुन स्कूल के सचिव के रूप में भी कार्य किया उन्होंने। ठीक है, सचिव के रूप में उन्होंने भारतीय स्त्रियों हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, ये बेथुन स्कूल था कहाँ, कलकत्ता में था। सोम प्रकाश बंगला में समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन ईश्वरचंद्र विद्यासागर करते थे। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर करते थे। सोम प्रकाश का बंगला भाषा में समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन कौन करता था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर करते थे। तो ये समझ गए इनके कार्य क्या थे। उसके बाद बाल शास्त्री जम्बेकर 1812 से 1846 तक। तो उन्होंने क्या किया, बॉम्बे में पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बाल शास्त्री जम्बेकर ने बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने पत्रकारिता में समाज सुधार किया। ब्राह्मणवादी रूढ़वादिता पर प्रहार किया। क्या किया, ब्राह्मणवादी रूढ़वादिता पर प्रहार किया। 1832 में साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन किया। 1832 में साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन शुरू किया। 1840 में दिग्दर्शन नामक पत्र निकालना शुरू किया। दिग्दर्शन नामक पत्र। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी शुरू की इन्होंने। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी शुरू की। और इन्हें बाल शास्त्री जम्बेकर को मराठी पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। मराठी पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है, बाल शास्त्री जम्बेकर को। फिर ज्ञान प्रकाश मंडलियाँ 1848 में विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं वैज्ञानिक समितियाँ थी। 1848 में विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं वैज्ञानिक समितियाँ थीं। इनको ज्ञान प्रकाश मंडलियाँ भी कहते हैं। इनका गठन सामाजिक प्रश्नों एवं लोकप्रिय विज्ञान पर व्याख्यान, बालिकाओं के स्कूल में प्रवेश को प्रोत्साहित करना, ये काम था इनका। सामाजिक प्रश्नों एवं लोकप्रिय विज्ञान पर व्याख्यान देना, बालिकाओं को स्कूल में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करना, ये सब ज्ञान प्रकाश मंडलियों का काम था। परमहंस मंडलियाँ 1849 में भी बनी थी। ये ज्ञान प्रकाश मंडली 1848 में और परमहंस मंडलियाँ 1849 में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। ये 1849 में महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। संस्थापक दादोबा पांडुरंग मेहता जी दुर्गाराम थे। दादोबा पांडुरंग मेहता जी दुर्गाराम संस्थापक थे। एक ईश्वर में विश्वास का ये लोग प्रोत्साहन करते थे। एक ईश्वर में विश्वास। दावतों में निम्न जातियों द्वारा भोजन निर्माण होता था। जब दावतें होती थी इनकी तो ये निम्न जातियों द्वारा भोजन निर्माण होता था। स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह की वकालत ये लोग करते थे। परमहंस मंडलियाँ थी। इसके संस्थापक दादोबा पांडुरंग और मेहता जी दुर्गाराम थे। एक ईश्वर में विश्वास का ये वकालत करते थे। दावतों में जो निम्न जातियों द्वारा भोजन बनाया जाता था तो सब मिलकर उसको खाते भी थे। स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह की वकालत करते थे। परमहंस मंडलियाँ 1849 में स्थापित हुई थी। ठीक है, महाराष्ट्र में। फिर सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापित हुआ। सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापित हुआ था। इसको किया किसने था, ज्योतिबा
फूले ने, ठीक है, ज्योतिबा फूले ने 1827 से 1890 तक जिंदा रहे, ठीक है। ये माली जात के थे। उन्होंने इनका उद्देश्य क्या था? सामाजिक सेवा, स्त्रियों एवं निम्न जात के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना। तो ज्योतिबा फूले का उद्देश्य था सामाजिक सेवा करना, स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना, ठीक। फूले का कार्य क्या था? सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थक थे। ये फूले का कार्य क्या था? सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थक थे। गुलामगिरी के विरुद्ध, राम के विरोध में राजा बलि का प्रतीक इन्होंने अपनाया था, ठीक है। गुलामगिरी के विरुद्ध थे इन्होंने। तो फूले के कार्य थे सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थक थे, गुलामगिरी के बहुत विरोधी थे ये, ठीक है। इन्होंने राम के विरोध में राजा बलि को प्रतीक के रूप में अपनाया। जात प्रथा का पूर्ण उन्मूलन चाहते थे ये। सामाजिक आर्थिक समानता के प्रवर्तक थे कि सामाजिक आर्थिक समानता लाई जाए। इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। इन्होंने प्रथम बालिका स्कूल खोला। महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कार्यक्रम शुरू किए। 1854 में विधवाओं हेतु एक आश्रय स्थल भी बनाया था। 1854 में विधवाओं हेतु एक आश्रय स्थल भी स्थापित किया था। और महात्मा की उपाधि मिली किसको? ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि भी मिली है। तो ये ज्योतिबा के कार्य थे, ज्योतिबा फूले के सत्य समाज बनाया था इन्होंने। अब गोपाल हरि देशमुख देख लेते हैं। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक हितवादी कहते हैं। इनका जीवन काल 1823 से 1892 तक रहा। ये एक न्यायाधीश थे। गोपाल हरि देशमुख क्या थे? एक न्यायाधीश थे, ठीक है। ये हिंदू रूढ़वादिता के आलोचना करते थे। सामाजिक एवं धार्मिक समानता पर बल देते थे। इन्होंने कहा कि यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। गोपाल हरि देशमुख, जिससे लोक हितवादी कहते हैं, एक न्यायाधीश थे ना। इस हिंदू रूढ़वादिता के आलोचक थे। सामाजिक एवं धार्मिक समानता पर बल देते थे। इन्होंने कहा अगर कोई भी धर्म समाज में सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं गोपाल बाबा वलंगकर। गोपाल बाबा वलंगकर ने क्या किया? इन्होंने विरोध किया किसका? छुआछूत और असमानता का। गोपाल बाबा वलंगकर ने छुआछूत असमानता का विरोध किया। दलितों के स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई लड़ी। दलितों के स्वाभिमान और अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। ज्योतिबा फूले का अत्यधिक प्रभाव था इन पर, ठीक है। उन्होंने पत्रिका निकाली जिसका नाम था बिटाल विध्वंसक। पत्रिका निकाली बिटाल विध्वंसक। गोपाल बाबा वलंगकर। किसान वन सोढ़े ने क्या किया? 1900 में छापाखाना प्रेस खोला इन्होंने। 1900 में छापाखाना प्रेस खोला। 1918 में मजदूर पत्रिका का प्रकाशित किया जिसमें मिल मजदूरों को शिक्षित एवं एकजुट करने हेतु कार्य किया, ठीक है। 1918 में मजदूर पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके माध्यम से इन्होंने मिल मजदूरों को शिक्षित एवं एकजुट करने का कार्य करते थे। दलितों को शिक्षित एवं अधिकार के लिए लड़ने हेतु प्रोत्साहित करते थे। और इस कार्य के लिए दलितों को शिक्षित एवं अधिकार हेतु लड़ने के लिए 1901 में सन्मार्ग बोधक निराश्रित समाज की स्थापना की। 1901 में सन्मार्ग बोधक निराश्रित समाज की स्थापना की थी। ये किशन बन सोढ़े ने। अब आगे देखते हैं गोपाल गणेश अगरकर जीवन काल 1856 से 1895। गोपाल गणेश अगरकर इन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र के एक शिक्षाविद थे इन्होंने। ये महाराष्ट्र के एक शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, अंधविश्वास के विरोधक थे। तिलक द्वारा प्रारंभ केसरी के प्रथम संपादक थे। कि तिलक जी ने जो केसरी पत्र प्रकाशित किया था उसके प्रथम संपादक भी रहे गोपाल कृष्ण अगरकर। ये सुधारक नामक पीरियोडिकल शुरू किया। उन्होंने सुधारक नामक पीरियोडिकल शुरू किया। अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई। ये जो सुधारक नामक पीरियोडिकल शुरू किया इसमें इन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी गोपाल गणेश अगरकर। फिर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इसकी स्थापना 1905 में हुई। कब स्थापना हुई? 1905 में इसकी स्थापना हुई। उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको MG रनाडे की सहायता से बनाया था इन्होंने। ये सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था MG रनाडे की सहायता से। 1911 में हितवाद का प्रकाशन भी किया उन्होंने। 1911 में हितवाद का भी प्रकाशन किया। कौन? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। अगला पेज देखते हैं। तो सोशल सर्विस लीग इसका उद्देश्य क्या था? सभी लोगों को जीवन एवं कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना। सोशल सर्विस लीग का उद्देश्य क्या था? लोगों को जीवन एवं कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना। स्थापना गोखले के समर्थक नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में की थी। इसकी स्थापना सोशल सर्विस लीग की स्थापना गोखले के समर्थक थे नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में की थी। इन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना की।
कौन? नारायण मल्हार जोशी ने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना की थी। रामकृष्ण आंदोलन कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886 इनका जीवन काल रहा। रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों द्वारा मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ मार्ग मानव सेवा है। उन्होंने रामकृष्ण आंदोलन इन्होंने कौन चलाया था? कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने चलाया था। इनका कहना था कि मुक्ति मार्ग अगर चाहते हो तो सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? मानव सेवा। इनके शिष्य जो थे, ठीक है, नरेंद्र दत्त थे, जो आगे चलकर विवेकानंद बने। परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की थी। 1862 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1862 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सामाजिक कर्म पर इन्होंने जोर दिया। विवेकानंद ने मूर्ति पूजा किया, इन्होंने सपोर्ट किया। अध्यात्म एवं भौतिकवाद के संतुलन पर इन्होंने बल दिया। अध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद के संतुलन पर इन्होंने बल दिया। ठीक है। 1893 में शिकागो यूएसए जो शिकागो है ना, 1893 में शिकागो यूएसए में जो है विश्व धर्म सम्मेलन ठीक है जो हुआ था, वहाँ पर वेदांत इन्होंने कहा कि वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है। इन्होंने क्या कहा जाके कि वेदांत केवल हिंदुओं का नहीं अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है। तो ये रामकृष्ण आंदोलन के बारे में हो गया। फिर आर्य समाज 1875 में स्थापित हुआ था। आर्य समाज 1875 में बॉम्बे में दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था। बॉम्बे में दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था। दयानंद सरस्वती का जीवन का 1824 से 1883। और दयानंद सरस्वती जी जो बचपन का नाम मूल शंकर था, ये गुजरात में पैदा हुए थे। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इन्हें नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज के 10 सिद्धांत थे कि वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं। दूसरा था वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना चाहिए। तीसरा था मूर्ति पूजा का खंडन करो। चौथा था तीर्थ यात्रा अवतारवाद का विरोध। पांचवा था कर्म पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास। छठा एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है। सातवां स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन। आठवां बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध। नवा कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन। हिंदी और 10वां था हिंदी एवं संस्कृत भाषा का प्रसार। तो इसी से हमारे आर्य समाज के मतलब मेन चीज़ें पता हो जाती हैं आर्य समाज में क्या था। तो ये याद रखना इसके 10 सिद्धांत। आर्य समाज तो 1875 में स्थापित हुआ था। दयानंद सरस्वती के बचपन नाम मूलशंकर था और पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। ठीक है। 10 आर्य समाज के 10 सिद्धांत थे। वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं। वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना। मूर्ति पूजा का खंडन। चौथा था तीर्थ यात्रा अवतारवाद का विरोध। फिर कर्म। पांचवा है कर्म पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास। और छठा एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है। सातवां स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन। आठवां बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध। नवा कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन। और 10वां हिंदी एवं संस्कृत भाषा का प्रचार। फिर आ जाता है सेवा सदन 1908 में स्थापित। सेवा सदन 1908 में स्थापित पारसी धर्म सुधारक बहराम एम मालाबारी ने स्थापित किया था इसको। सेवा सदन 1908 में किसने? पारसी धर्म सुधारक बहराम एम मालाबारी ने। इनका जीवन काल 1853 से 1912 है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट प्रस्तुत किया इन्होंने। एज ऑफ कंसेंट एक्ट प्रस्तुत किया था इन्होंने। शोषित समाज द्वारा तिरस्कृत महिलाओं के उत्थान हेतु उन्होंने प्रयत्न किया। शोषित समाज द्वारा ठीक है तिरस्कृत महिलाओं के उत्थान हेतु उन्होंने प्रयत्न किया था। किसने? बहराम एम मालाबारी ने। अब देव समाज स्थापित कब हुआ था? 1887 में। इसके संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री संस्थापक थे। और इसका उद्देश्य क्या था? आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना एवं अच्छे मानवीय कार्य करना। तो देव समाज की उद्देश्य क्या था? आत्मा की शुद्धि करना, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना करना एवं अच्छे मानवीय कार्य करना। और सामाजिक व्यवहारों ठीक है पर इन्होंने बहुत जोर दिया। कहा कि रिश्वत लेना, मांसाहारी भोजन करना, मद्यपान करना, हिंसा करना इत्यादि पर कहा ये सब खराब है, इनको नहीं करना चाहिए, ये सब बताया इन्होंने देव समाज ने। धर्म सभा 1830 में बनी थी। और राधाकांत देव संस्थापक थे। ये सामाजिक धार्मिक मामलों में पुरातन एवं रूढ़िवादी तत्वों को संरक्षित करने की वकालत करते थे। सामाजिक धार्मिक मामलों में पुरातन एवं रूढ़िवादी तत्वों को संरक्षित करने की वकालत करते थे। इन्होंने सती प्रथा समाप्त करने का विरोध किया कि सती प्रथा को समाप्त नहीं करना चाहिए राधाकांत देव ने धर्मसभा के माध्यम से। ठीक है। लेकिन ये लोग पश्चात शिक्षा में विशेषकर बालिकाओं में प्रोत्साहित करते थे। पश्चात शिक्षा और बालिकाओं की शिक्षा का ये लोग प्रोत्साहन किया था धर्मसभा ने भी। धर्म भारत धर्म महामंडल भारत
धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल शिक्षित रूढ़वादी हिंदुओं का संगठन था। ये शिक्षित रूढ़वादी हिंदुओं का ये संगठन था। ठीक है, इसी प्रकार 1895 में सनातन धर्म सभा का भी गठन हुआ। ठीक है, 1895 में सनातन धर्म सभा का भी गठन हुआ। 1902 में ऐसे सभी रूढ़वादी संगठन मिलाकर भारत धर्म महामंडल और इसका हेडक्वार्टर्स वाराणसी में बनाया गया। देखो 1895 में एक सनातन धर्म सभा का भी गठन हुआ था जो ये रूढ़वादी का समर्थक थे, और 1902 में ऐसे सभी जो भी रूढ़वादी के समर्थक थे इनका सबको मिलाकर एक रूढ़वादी महासंगठन बनाया गया जिसको भारत धर्म महामंडल कहा गया, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया वाराणसी में। यही भारत धर्म महामंडल बना। राधा स्वामी आंदोलन 1861 में चालू हुआ था। राधा स्वामी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1861 में। एक बैंकर थे, आगरा के बैंकर थे, तुलसीराम द्वारा शुरू किया गया था। तुलसीराम को शिवदयाल खत्री भी कहते हैं, तुलसीराम को शिवदयाल खत्री भी कहते हैं। तो राधा स्वामी आंदोलन ये एक ईश्वर में विश्वास करते थे, गुरु की सर्वोच्चता में विश्वास करते थे। ठीक है, और सत्संगों का आयोजन एवं सादगीपूर्ण जीवन में आस्था रखते थे। ये लोग सत्संगों का आयोजन करते थे, सादगीपूर्ण जीवन में आस्था रखते थे, एक ईश्वर में विश्वास करते थे। राधा स्वामी आंदोलन 1861 में तुलसीराम शिवदयाल खत्री ने शुरू किया था। फिर आगे श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन, इसको SNDP आंदोलन भी कहते हैं। 1903 में इसको पंजीकृत कराया गया था। 1903 में इसे पंजीकृत किया गया था। धर्म श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन SNDP आंदोलन 1903 में से पंजीकृत कराया गया था। तो केरल के इज्जवात जाति के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री नारायण गुरु द्वारा इसको शुरू किया गया था। श्री नारायण गुरु द्वारा इसको शुरू किया गया था। 1888 में शिवरात्रि को अरविपुरम केरल में, ठीक है, 1888 शिवरात्रि को अरविपुरम केरल में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की इन लोगों ने। ठीक है, श्री नारायण गुरु ने अपने साथियों के साथ मिलकर वो कहा कि देवताओं की पूजा और आराधना पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है, हम लोग भी कर सकते हैं। बात सही कहा इन्होंने। ठीक है, अब SNDP का उद्देश्य, ये जो आंदोलन था श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन SNDP आंदोलन, इसका उद्देश्य शिक्षा संस्थाओं में समुदाय के छात्रों प्रवेश को अधिकार देना, समुदाय के छात्रों के प्रवेश का अधिकार दिलाने की शिक्षा संस्थाएं जो हैं उसमें सभी समुदाय के छात्र प्रवेश लेंगे, इसका अधिकार दिलाने का उद्देश्य था इनका। सरकारी सेवाओं में भर्ती, ठीक है, सरकारी सेवाओं में भर्ती भी होनी चाहिए हम लोगों की। ठीक है, जो नीची जात के नीचे लोग थे, मंदिरों में प्रवेश होना चाहिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नारा दिया मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर। इन्होंने क्या नारा दिया था? मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया श्री नारायण गुरु ने। देखो अब भाई जब इतना हम हो रहा था तो लोग धर्म छोड़ेंगे ही। ठीक है, तो ये सब सुधार पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि क्या कैसी कंडीशन थी सनातन धर्म की, क्यों लोग छोड़ के गए। तो देख लो, ये सब लोग आंदोलन ना करते तो आज भी ये धर्म ऐसे होता और तमाम लोग धर्म को बदलते रहते। हमें सुधार करने की ज़रूरत है, आज भी सुधार करने की ज़रूरत है। आज भी ब्राह्मणवाद बहुत है, तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। सारे लोग ख़राब नहीं होते, लेकिन हम सब एक समान रहें, एक चीज़ सभी लोग सबको बराबर हक मिले, तो हमारा सनातन संस्कृत जो प्रकृति पूजा थी वो और आगे बढ़ेगी। ये जो सुधार हुए हैं इन पर हमें ध्यान भी देना है और इसको आगे भी बढ़ाना है, तभी हमारा देश और हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आगे देखते हैं वकालिक संघ ये 1905 मैसूर में बना था। ये भी ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। वकालिक संघ 1905 मैसूर में बना था, ये भी ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। ठीक है, न्याय आंदोलन जस्टिस आंदोलन भी कहते हैं इसको। CN मुदलियार ने बनाया था। CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज द्वारा मद्रास में बनाया गया था। न्याय आंदोलन या जस्टिस आंदोलन जिसे कहते हैं, CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज द्वारा मद्रास में बनाया गया था। ये गैर ब्राह्मण जातियों का विधायिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहता था, मतलब बढ़ाने का समर्थक था। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन भी किया गया। न्याय आंदोलन द्वारा 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया। ठीक है, अब आत्मसम्मान आंदोलन 1920 के दशक में शुरू हुआ था। इसको किसने शुरू किया था? आत्मसम्मान आंदोलन को 1920 के दशक में EV रामास्वामी नायकर और बालीजा नायडू ने शुरू किया था। 1920 के दशक में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। EV रामास्वामी नायकर एवं बालीजा नायडू ने शुरू किया था। इन्होंने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी। धार्मिक कर्म कांडों में ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, इसकी वकालत की इन्होंने की। कोई भी धार्मिक प्रोग्राम करना तो जरूरी नहीं कि ब्राह्मण को ही बुलाया जाए। इस ठीक है, अनिवार्य उपस्थिति इन्होंने इसकी वकालत की, ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, EV रामास्वामी नायकर और
बालीजा नायडू 1920 के दशक में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू हुआ। अब मंदिर प्रवेश, भाई मंदिर में भी प्रवेश नहीं होता था सभी लोगों का, तो मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाना पड़ा। तो देखो श्रीनारायण गुरु एन कुमारन आसन और टी के माधवन इत्यादि ने पहले इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया था। श्रीनारायण गुरु का आंदोलन था ये तुम्हारा कौन सा ये वाला आंदोलन, ये श्रीनारायण गुरु धर्म परिपालन श्रीनारायण गुरु का आंदोलन था, ठीक है। और भी कई लोगों ने काम किया था इस क्षेत्र में से एन कुमारन आसन ने, टी के माधवन इत्यादि दिशा में पहले ही कार्य किया था। तो 1924 में केपी केशव, ये केरल में वाइकम सत्याग्रह प्रारंभ किया उन्होंने। केपी केशव ने 1924 में केरल में वाइकोम सत्याग्रह प्रारंभ किया। सार्वजनिक मार्गों एवं मंदिरों में दलितों को अधिकार दिलाने की वकालत की। गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। पुनः 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित जब हो गया था तो केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन जोर पकड़ने लगा। जब 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया तो केरल में ये मंदिर प्रवेश आंदोलन खूब जोर पकड़ने लगा। 1936 में ट्रावनकोर के महाराजा थे, महाराजा ने इस मंदिर सभी जातियों हेतु खोल दिया कि अब मंदिर में सभी जातियों का प्रवेश हो सकता है। 1936 में ट्रावनकोर महाराजा ने इसी तरह का आदेश 1938 में श्री राजगोपालाचारी की सरकार ने मद्रास में भी जारी किया था। तो ये है मंदिर प्रवेश आंदोलन का मतलब प्रभाव और उसका कहते हैं आउटकम, ठीक है। उसके बाद इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना एम.जी. रनाडे एवं रघुनाथ राव ने की थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एम.जी. रनाडे एवं रघुनाथ राव ने की थी। इसका फर्स्ट सम्मेलन जो हुआ था 1887 मद्रास में हुआ था। कांग्रेस की समाज सुधारक शाखा थी। ये उद्देश्य था अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, बहुपत्नी प्रथा और कुलीन प्रथा का विरोध करना। तो इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी। इसका पहला सम्मेलन 1887 में मद्रास में हुआ था। एक कांग्रेस की समाज सुधारक शाखा थी और इसका उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना, बहुपत्नी और कुलीन प्रथा का विरोध करना था। मुस्लिम आंदोलन शुरू हुआ। वहाबी जो मुस्लिम आंदोलन कितने हैं तो देखो वहाबी या वली उल्लाह आंदोलन शुरू हुआ था। ये पुनर्जागरणवादी आंदोलन था, ठीक है। और ये शाह वजी उल्लाह ने शुरू किया था। कुरीतियों की तरफ ध्यान खींचा उन्होंने। पटना बिहार के पास शुरू हुआ था। ये कहाँ? पटना बिहार के पास। वहाबी वली उल्लाह आंदोलन पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। शाह वली उल्लाह ने शुरू किया था। कुरीतियों की तरफ ध्यान खींचा मुस्लिमों का। शाह वली उल्लाह का समय क्या है? 1702 से 1762, ठीक है। दूसरा है अहमदिया आंदोलन। इसको 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म सुधार हेतु शुरू किया गया था। यह अहमदिया आंदोलन मुस्लिम समाज में और धर्म में सुधार हेतु शुरू किया गया था। 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इसको शुरू किया था। 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इसको शुरू किया था। फिर सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन भी शुरू हुआ था। देवबंद आंदोलन भी यह धार्मिक रूढ़वादी 1866 में शुरू हुआ था। देवबंद आंदोलन जो धार्मिक रूढ़वादी आंदोलन था ये 1866 में शुरू हुआ था। ये मुस्लिम आंदोलन है कुछ। पारसियों के सुधार आंदोलन जैसे है रहनुमाई माजदाया स्नान सभा। रहनुमाई माजदाया स्नान सभा 1851 में शुरू हुई थी। नेता थे नौरोजी फरदोनजी इसके नेता थे। दादा भाई नौरोजी भी इसके नेता थे। ए.आर. कामा एस बंगाली प्रमुख थे। पत्रिका रस्त गुफ्तार चलाई इन्होंने। रस्त गुफ्तार पत्रिका निकाली। महिलाओं की स्थिति में सुधार करना इनका मोटिव था। तो पारसियों में सुधार आंदोलन था। रहनुमाई माजदाया स्नान सभा 1851 में शुरू हुए थे। नेता नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा एस बंगाली और पत्रिका रस्त गुफ्तार शुरू की। इनका उद्देश्य था पत्रिका का महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। सिख सुधार आंदोलन 1835 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन शुरू किया गया। 1835 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन 1835 में शुरू किया गया था ना, सिंह सभा आंदोलन। इसका काम था आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ठीक है। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ईसाई मिशनरियों और हिंदू रूढ़वादियों के विरुद्ध संघर्ष करना। और ये आधुनिक शिक्षा प्राप्ति हेतु उन्होंने खलासा स्कूलों की स्थापना भी की थी, ठीक है। अकाली आंदोलन चला था। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहते हैं। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन अकाली आंदोलन चला था जिसे हम गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहते हैं। ये गुरुद्वारों का प्रबंधन सुधार करना इसका उद्देश्य था। गुरुद्वारों का प्रबंध सुधारना, भ्रष्ट महंतों से मुक्ति पाना। प्रमुख सफलता इसकी क्या थी? 1925 में संशोधित किया गया था। 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ जिसे 1925 में संशोधित भी किया गया था। सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का गठन हुआ। क्षेत्रीय आंदोलन था
लेकिन सांप्रदायिक नहीं था। ये आंदोलन जो अकाली आंदोलन था क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन सांप्रदायिक नहीं था। फिर आता है थियोसोफिकल आंदोलन। थियोसोफिकल आंदोलन इसकी थी मैडम एच.वी. ब्लावेटस्की की और कर्नल एम.एस. अलकॉट इसके प्रवर्तक थे। थियोसोफिकल जो आंदोलन था, मैडम एच.वी. ब्लावेटस्की, कर्नल एम.एस. अलकॉट इसके प्रवर्तक थे। 1875 में यूएस में इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ? जब 1875 में यूएस में इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1882 में इसका मुख्यालय अडयार मद्रास के पास खोला गया। ठीक है, इनका मानना था, जिस पर जोड़ते थे, ध्यान योग चिंतन द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है और पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास भी ये लोग करते थे। तो इनका क्या मानना था थियोसोफिकल सोसाइटी का कि ध्यान योग चिंतन द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है, पुनर्जन्म और कर्मवाद पर ये लोग विश्वास करते थे। 1907 में अलकॉट की मृत्यु हो गई, फिर एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। 1907 में अलकॉट की जब मृत्यु हो गई तो एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी और 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला इन्होंने, और इसमें हिंदू धर्म और पाश्चात्य शिक्षा को प्रारंभ किया। आगे ये कॉलेज बन गया। 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया और फिर 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये बन गया था। तो समझ गए। 1897 में भारत आई थी एनी बेसेंट अलकॉट की मृत्यु के बाद इसकी अध्यक्ष बनी और फिर सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला बनारस में और इसमें हिंदू धर्म और पाश्चात्य शिक्षा देना शुरू किया। आगे ये कॉलेज बन गया सेंट्रल हिंदू स्कूल और फिर 1915 में यही कॉलेज से क्या बन गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। फिर ठीक है, ये हो गए हमारे धार्मिक आंदोलन सुधार। अगर इतना हम तैयार कर लेंगे तो शायद कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। 100% तो कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमने बहुत कोशिश की है कि इतने से सारे हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन के क्वेश्चन मिल जाएं। मिलाने वाले सब आएंगे तो हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। रिवीजन कर